In the name of Allah, the most merciful and beneficent, my dear viewers, Assalamu alaikum. Today I brought explanation of the poem The Sea by James Reeves from new course of second year Federal Board of Intermediate and Secondary Education. First of all, little introduction about the poet. James Reeves, who was born in 1909 and died in 1978, he was a 20th century poet. 20वीं सदी के वो शायर थे. He was a British poet, critic and author, well known for his poetry for both adults and children. ये एक बरतानवी शायर थे और एक निकात थे, एक मुसन्निफ थे जो कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए शायरी लिखने में या शायरी लिखने के हवाले से बहुत मशहूर हैं. He was also a broadcaster, editor, anthologist who worked to make literature accessible to young readers. वो एक ब्रॉडकास्टर थे, मदीर थे, मुंतखब नज़मों के मुरत्तिब करने वाले थे जिन्होंने अदब को ख़ास तौर पर नौजवान क़ारीन तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया. Who worked to make literature accessible. His poems are often simple in language but rich in imagery, rhythm and musical quality which makes them especially appealing to students. उनकी शायरी सादा ज़ुबान में है लेकिन इसमें बहुत गहरी तस्वीरें हैं, इमेजरी है, एक रवानी है, एक मौसीकी पाई जाती है. इस वजह से ये तलबा और क़ारीन के लिए दिलकश और आसान समझी जाती है. So Reeves frequently used nature and everyday life as central themes in his writing. यानी उनकी जो मशहूर नज़में हैं उनमें से उन्होंने नेचर को, कुदरत को इस्तेमाल किया एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज ए थीम. उन्होंने अपने जो मरकज़ी ख़्याल है, उनकी ज़्यादातर जो नज़में हैं वो कुदरत है और हर रोज़मर्रा ज़िंदगी से उन्होंने मिसालें उठाई हैं जो कि रीडर्स के लिए बहुत अपीलिंग हैं. वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोम इज़ द सी. एक बहुत मशहूर नज़म है उनकी जो द सी, समंदर के हवाले से, वेयर ही यूजेज एन एक्सटेंडेड मेटाफर. ये जो सी है उसको एक्सटेंडेड मेटाफर के तौर पे यूज़ किया, कंपेयरिंग द सी टू अ डॉग, जिसमें मुसलसल समंदर को एक कुत्ते से तशबीह दी गई है टू शो द डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर, ताकि वो इसकी मुख्तलिफ कैफियत को बयान कर सके. कुदरत के जो कुदरत का ये एक एलिमेंट है समंदर, तो इसकी मुख्तलिफ कैफियत को बयान करते हैं वो. समटाइम्स वाइल्ड एंड फियर्स, कभी ये बहुत वहशी और तुंदो तेज़ हो जाता है. समटाइम्स जेंटल एंड काम, कभी बहुत ही पुरसकून और बहुत ही नर्म और खामोश हो जाता है. हिज एबिलिटी टू पर्सोनिफाई नेचुरल एलिमेंट्स एंड गिव देम रिलेटेबल ह्यूमन एंड एनिमल क्वालिटीज़ इज़ व्हाट मेक्स हिज पोइट्री मेमोरेबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. और वो फितरत के अनासर को किसी शख्सियत में तब्दील कर देते हैं और उन्हें इंसान या जानवर जैसी खसूसियात अता करते हैं जिससे इनकी जो शायरी है वो बहुत दिलचस्प और यादगार बन जाती है. सो हियर इज़ द पोम द सी which is compared to a dog for its different moods. Sometimes it becomes very calm and quiet, sometimes it becomes very violent. Now let us see the explanation, the poem and its explanation. Summary of the poem. In the poem, James Reeves compares the sea to a giant dog through an extended metaphor. पोइट ने एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ किया है थ्रू आउट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टैंजा टू द लास्ट वन. ही हैज़ कंपेयर्ड द सी टू अ जाइंट डॉग. उसने समंदर को एक बहुत बड़े जंगली कुत्ते से तशबीह दी है. In the first stanza, the sea is portrayed as a hungry and restless dog. एक बेचैन कुत्ता है जो बहुत ज़्यादा भूखा है. समंदर की लहरें जिस वायलेंस से, जिस स्ट्रेंथ से सी शोर, साहिल से टकरा रही हैं,
साहिल के ऊपर कॉन्स्टेंटली नॉइंग एट द स्टोन्स एंड मेकिंग ग्राउलिंग नॉइजेज ऑन द शोर, ये कॉन्स्टेंटली इट इज़ बाइटिंग द रॉक्स ऑन द सी शोर, यानी मुसलसल ये बाइट जैसे ज़ोर से टकराती हैं ये समंदर की के साहिल समंदर पे मौजूद जितने पत्थर हैं, चट्टाने हैं, जैसे लगता है उनसे टकराती हैं, उनको बाइट कर रही हैं एंड मेक, और साथ साथ बहुत ही ग्राउलिंग खौफनाक किस्म की आवाज़ें निकल रही हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा सी बिकम्स वाइल्डर एट नाइट, दूसरे स्टैंजा में रात का मंजर पेश किया गया है। रात के टाइम भी समंदर इज़ नॉट एट पीस, यानी ये पुरम नहीं है ये समंदर, बल्कि हम देख रहे हैं कि ये और ज़्यादा जंगली हो गया है, स्पेशली ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, ख़ास तौर पे जब तूफ़ान आते हैं, व्हेन इट लीप्स हाउल्स क्रैशेज अगेंस्ट द क्लिफ्स लाइक अ फियर्स एनिमल, ख़ास तौर पे ऐसे लगता है ये अब जंप लगाना शुरू हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा गुर्राहट की आवाज़ें निकल रही हैं और ये बहुत एक खौफनाक जानवर की तरह ये बड़ी बड़ी चट्टानों से टकरा रहा है। फाइनली इन द थर्ड स्टैंजा, जबकि तीसरे स्टैंजा में द सी इज़ शोन इट्स काम मूड ड्यूरिंग समर डेज, गर्मी के दिनों का सीन है। द सीन इज सेट इन समर्स ड्यूरिंग जून एंड मई एंड जून, उसमें क्या होता है कि बहुत गर्मी होती है और समंदर भी इट कम्स एट रेस्ट लाइंग पीसफुली ऑन द सैंडी शोर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट अस्लीप, ऐसे लगता है कि ये ऐसा जंगली जानवर है जो कि इस वक्त सो चुका है। Through these contrasting images, the poet highlights the changing moods of the sea. असल में पोइट जो है वो सी समंदर के मूड्स, बदलते हुए जो उसके मूड्स हैं वो बयान कर रहा है। समटाइम्स वायलेंट, समटाइम्स जेंटल, बट ऑलवेज अलाइव एंड फुल ऑफ पावर। बाज़ औक़ात ये बहुत ही जेंटल हो जाता है, बाज़ औक़ात ये बहुत एक्टिव हो जाता है, बाज़ औक़ात ये बहुत वाइल्ड हो जाता है। सो देयर आर डिफरेंट मूड्स ऑफ द सी एज डिपिक्टेड बाय जेम्स रीव्स इन द पोम द सी।
The first stanza is, the sea is a hungry dog, giant and grey. The poet compares the sea to a big hungry dog, always searching for food, always running, always moving violently. Giant and grey. It's a big grey sea. So we are given the description of the great sea, the big giant grey sea, which is compared to a hungry dog. He rolls on the beach all day. Tirelessly, the waves of the sea are striking against the beach with his clashing teeth and shaggy jaws. Clashing teeth? Clashing means teeth hitting against each other forcefully. Violent teeth, aggressive teeth, powerful teeth, and shaggy jaws. Shaggy, very rough, violent. Hour upon hour, he gnaws, he bites with front teeth the rumbling, tumbling stones, the stones which lie on the seashore. The waves of the sea hit against the rough stones and the rocks which are lying on the seashore, and bones, the giant sea dog moans. This sea dog always has one craving, and the desire, that is for bone. It is always hungry for bones. So these sea waves are hungry for these stones. It gnaws continuously, it bites continuously the sea stones and rocks. The giant sea dog moans, licking his greasy paws. Now you will see stanza explanation. The poet describes the sea by comparing it to a giant hungry dog. The sea is always moving and making loud noises. The sea is portrayed as restless and powerful, always moving and roaring on the shore. Its waves, like clashing teeth and shaggy jaws, continuously crash against the beach, grinding and rolling the stones. The repeated sound of bones reflects the sea's growling and moaning as if it were a dog craving food. The image of the sea licking his greasy paws emphasizes its wild and animal-like nature, suggesting that sea, like a dog, never rests and is always hungry for more and more. Through this vivid comparison, the poet captures both the ferocity and persistence of the sea. The ferocious nature of the sea, like a hungry dog, like a big giant dog, and the consistency in the sea waves. शायर ने समंदर को एक बड़े भूखे कुत्ते से तशबीह दी है। समंदर हमेशा हरकत में रहता है और साहिल पर ज़ोर से आवाज़ें, समंदर की गरज और गुर्राहट की वजाहत की जा रही है। यहाँ पे इसकी लहरें बार बार साहिल से टकराती हैं जैसे और ये जो लफ्ज़ है, कोई कुत्ता खाने को तरस रहा हो। जब शायर कहता है कि समंदर अपने चिकने पंजे चाट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि समंदर कभी नहीं रुकता, हमेशा भूखा रहता है। इससे जाहिर होता है कि समंदर ताकतवर, जंगली और कभी ना रुकने वाला है। So there is an extended metaphor. Entire stanza compares the sea to a hungry dog, highlighting its ferocity and untamed energy. What is vivid? Imagery is vivid, like giant and grey, clashing teeth, shaggy jaws, rumbling, tumbling stones, creating strong mental pictures. Onomatopoeia,
Words like rumbling, tumbling, and repetition of bones, bones, bones imitate the sounds of the sea and its growling nature. Personification: the sea is personified as a dog with human like cravings and behaviors such as moaning and licking paws. Repetition: the word bones is repeated to mimic the sea's continuous haunting sound. Metaphorical symbolism: the hungry dog symbolizes the sea's endless appetite and uncontrollable power. Coming to stanza 2, and when the night wind roars and the moon rocks in the stormy cloud. When the night falls, now it presents the picture of the night. When moon rocks in the stormy cloud, he bounds to his feet and snuffs and sniffs, shaking his wet sides over the cliffs, and howls and hollows long and loud. Here, howls is howling sound. It often describes long and loud cries of pain, anger, or even excitement. Hollows means it's a mixture of loud cries and shouts, often creating a very chaotic scene. In this stanza, the poet shows how the sea becomes even more violent and alive at night. Even during the night, it does not rest. When the strong night wind blows and the moon appears to sway among stormy clouds, he says that it becomes the sea like a big restless dog. The sea jumps up and crashes its waves against the cliffs. Still, compared to a dog, leaps up with energy. Sway among, rocking and swinging motion. Sway, swinging motion among the stormy clouds. The sea is still compared to dog. What does it do? It leaps up more with energy. Like a restless animal, it lifts itself up, sniffing and snuffing the air. He says that it shakes its waves like a wet dog, shaking its body, spreading water everywhere, while its wet waves crash against the cliffs. जबकि इसकी जो लहरें हैं वो बहुत ज़ोर से चट्टानों के साथ टकराती हैं. The sea's powerful waves shake like the sides of a wet dog, throwing water, sprinkling water everywhere. It then produces loud, echoing sound like howls and hollers that can be heard far and wide. So its sounds become so violent, so crashing, so howling that it could be heard far and wide. This creates an image of the sea as both wild and untamed, full of life and uncontrollable power during a stormy night. शायर कहता है कि रात के वक्त जब तेज़ हवा चलती है, चांद तूफ़ानी बादलों में हिलता हुआ नज़र आता है तो समंदर और भी मुश्तइल हो जाता है, ज़्यादा उसमें जंगलीपन आ जाता है. एक बड़े बेचैन कुत्ते की तरह समंदर अपनी लहरों को ज़ोर से चट्टानों से टकराता है. वो अपनी गीली जो लहरें हैं उनको ऐसे झटकता है जैसे कोई भीगा हुआ कुत्ता अपने जिस्म को झटकता है और पानी हर तरफ फैला देता है. समंदर की आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है, जैसे चीखने या शोर मचाने की आवाज़ें जो दूर तक सुनाई देती हैं. इससे ज़ाहिर होता है कि तूफ़ानी रात में समंदर ज़्यादा ताकतवर और काबू से बाहर हो जाता है. So the sound of the sea becomes very loud, like howling or shouting, and can be heard far away. This shows that the sea is full of power and it cannot be controlled, especially during a stormy night. Literary devices used in this stanza: personification and zoomorphism. The sea is personified as a dog that bounds, snuffs and sniffs, shakes his wet sides and howls. Then imagery: vivid pictures are created through phrases like moon rocks in the stormy cloud and shaking his wet sides over the cliffs. Alliteration: repetition of the sounds, snuffs and sniffs and howls and hollows.
Onomatopoeia, words like howls and hollows imitate the actual sounds of the sea or the wind. Metaphor, the sea is continuously compared to a wild, restless dog. Symbolism, the stormy cloud and the night wind symbolize danger, chaos, untamed force of nature. Visual and auditory effects, the stanza appeals both to the eyes, moon in stormy clouds, wet waves, and to the ears, that is, roaring wind and howling sea. Stanza number 3, but on quiet days in May or June, when even the grasses on the dune play no more their reedy tune, with his head between his paws, he lies on the sandy shores, so quiet, he scarcely snores. In this stanza, we see another picture of the sea, from violent to very calm and quiet nature. Dune, in May or June, when even grasses on the dune, during the hot weather of May and June, when there are no more winds, on the dune, on the dune रेत के टीले को कहते हैं. So he says that when grasses on the dune play no more their reedy tune, reedy, very soft tune, even a soft tune of the grasses in the wind could not be heard. Everything is at rest, at peace, with his head between his paws. Now turning to the sea becomes peaceful, like the dog which rests its head between his paws. He lies on the sandy shores, so quiet, he scarcely snores. He hardly growls. He hardly utters a sound. So in this stanza, the poet shows very gentler and calmer side of the sea. During peaceful summer days in May and June, the sea becomes so calm and still. Even the grasses on the sand dunes no longer sway, no longer play their usual whistling sound in the wind. Even the soft sounds of the grasses cannot be heard. The sea, still imagined as a dog, rests quietly with its head between its paws, lying lazily on the sandy shore. It is so calm and peaceful that it barely even makes a sound, scarcely snores. This contrasts with the earlier stanzas where the sea was very wild, violent, restless. Here the poet highlights the dual nature of the sea. It can be both ferocious and gentle depending on the weather. So there are two sides of the sea. One is very ferocious, very wild, very violent, while the other is so gentle, so calm, so quiet. कि मई और जून की गर्मी में आप देखते हैं कि समंदर बिल्कुल खामोश हो जाता है, उसकी लहरें आराम से सी शोर पे आके वापस भी चली जाती हैं और कोई आवाज़ पैदा नहीं होती. यहाँ तक कि जो रेत के जो टीले हैं उन पे जो घास उगी हुई है, समटाइम्स वो बहुत खूबसूरत हवाओं में रसलिंग साउंड उनकी जो होती है ग्रास की और विस्लिंग साउंड होती है, इवन वो भी खामोश हो जाती है. और समंदर जो है वो उस कुत्ते की तरह हो जाता है, वो जो कि अपने पंजों में अपना सर दबा के खामोशी से बैठ जाता है. सो क्वाइट. नाउ द poet stresses upon this quality of the sea during the summer season. Metaphor, the sea continues to be compared to a dog. It is an extended metaphor. The poet has used extended metaphor in the poem. Personification, animal-like behavior, head between his paws, lies on the sandy shores, scarcely snores. Imagery, क्वाइट डेज इन मई और जून, ये आपको एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करती है कि मई और जून की दोपहर या दिन जो है वो कितने काम होते हैं. हेड बिटवीन पॉज, सैंडी शोर्स पेंट अ वेरी पीसफुल एंड सूदिंग पिक्चर. एलिट्रेशन, सो क्वाइट, scarcely snores emphasizes softness and stillness. Symbolism, peace,
Now, calm sea symbolizes peace, rest, nature's ability to shift from violence to serenity. यानी nature at the same time plays a violent role as well as serene and calm role. This stanza contrasts sharply with the earlier ones, showing the sea's dual character, both destructive and peaceful. Repetition, so quiet, stresses silence and tranquility. Sound device, the soft rhythm of this stanza mirrors the calm tone being described, almost lulling the reader. Theme of the poem, dual nature of the sea. The sea is both wild and calm, destructive yet peaceful. Then there is another theme, that is power of nature. The sea represents nature's immense strength and humans cannot control. Personification of nature. By comparing the sea to a dog, the poet makes nature more relatable, showing it as living and full of different moods. Changeability. Just like living creatures, the sea changes its behavior with time and circumstances, symbolizing unpredictability. Message of the poem. The poem conveys that the sea, like a living creature, has different moods, sometimes wild and dangerous, sometimes calm and peaceful. By comparing the sea to a dog, James Reeves makes us realize the power, beauty and unpredictability of nature. This message is that nature cannot be controlled by humans. यानी इस पोम में, इस नज़म में समंदर को एक जानदार मखलूक से उसको तशबीह दी गई है, जिसके मुख्तलिफ़ किस्म के मूड्स हैं. कभी वो बहुत जंगली हो जाता है, बहुत मुश्तइल हो जाता है, ज़ोर से वो टकराता है, जैसे ये भूखा है. समटाइम्स बाज़ औक़ात ये बहुत ही खामोश, बहुत ही पुरअमन हो जाता है. अब जब वो सी को डॉग से कंपेयर कर रहा है, तो जेम रीव्स जो है वो हमें ये रियलाइज़ कराता है, हमें ये एहसास दिला रहा है कि नेचर जो है वो बहुत पावरफुल है, नेचर बहुत खूबसूरत है और नेचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है. आप उसको बिल्कुल एट द सेम टाइम ये पीसफुल होती है, अगले ही लम्हे ये नेचर जो है वो वायलेंट भी हो सकती है. सो द मैसेज इज़ दैट नेचर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस. हम ये जो फितरत है, ये जो नेचर है, इसको इंसान कभी भी इस पे काबू नहीं पा सकता. इट हैज़ इट्स ओन रिदम्स, इट हैज़ इट्स ओन पर्सनैलिटी. इनकी अपनी एक शनाख्त होती है, इनके अपने रिदम्स होते हैं, इनका अपना एक साइकिल होता है. जस्ट एज़ वी मस्ट रिस्पेक्ट अ फियर्स एनिमल, जैसे हमें एक बहुत खौफनाक जानवर की हम रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पावर, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, वी मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट द सी. हमें समंदर की भी रिस्पेक्ट करनी है एंड द नेचुरल वर्ल्ड, और ये जो कुदरती दुनिया है, फितरत है, इसको भी एप्रिशिएटिंग बोथ इट्स स्ट्रेंथ एंड इट्स जेंटलनेस. हमें नेचर की जो ताकत है और उसकी जो जेंटलनेस है, उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, उसके मूड्स को समझना चाहिए एंड वी शुड एक्ट अकॉर्डिंगली, और हमें भी उसी तरह से एक्ट करना चाहिए. दिस इज़ द मैसेज ऑफ द पोम. I hope this is quite easy for you to understand, and you will like, share and subscribe my channel as well. I thank you all.